हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आपके बीबीए, बीकॉम या एमबीए या एमकॉम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी 3 प्लेलिस्ट बना रखी है। एक आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, दूसरी आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट है और तीसरी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अगर आप बीबीए बीकॉम नहीं भी कर रहे हैं और अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है या इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ना है या मैनेजमेंट का बेसिक या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी आपके टॉपिक को इजी बनाने में। ठीक है, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कॉमर्स का सब्जेक्ट से ही रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के नीचे मेरे चैनल पे। तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करने वाले हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने चैप्टर 6 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसके नाम से ही क्लियर है कि मतलब इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसीज या प्लान्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, वही सारी चीजें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि इवैल्यूएशन क्यों हुआ था या इवैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी ताकि बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। मतलब हमें अपनी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, गवर्नमेंट को अपनी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, इसलिए वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाती है या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948। तो 1948 में हमारी सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 1948 में आई थी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज डिस्कस करते हैं जो अलग अलग ईयर्स में आई हैं। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेसेस इन द इवैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो अलग अलग इवोल्यूशन आपके आए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को या इंडस्ट्री का ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली पॉलिसी हमारी क्या आई है, IPR 1948। तो इसमें क्या किया गया, इसमें द स्टेट मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये जो IPR 1948 आया था इसमें स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट या एक्टिव रोल था इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। ठीक है, मतलब हर एक राज्य का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल था या एक्टिव रोल था अपनी इंडस्ट्री को, अपने राज्य की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए। ठीक है, द पॉलिसी स्ट्रेस्ड ऑन डेवलपिंग अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो ये जो पॉलिसी थी IPR 1948, ये हमारी सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी का उसको डेवलप करने पे ज्यादा फोकस या स्ट्रेस देती थी। मतलब हमारी सोशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए इकोनॉमिक्स का या पॉलिसी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट दस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब यहाँ पे हमारा जो फोकस था वो स्टेट के थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन करने पे था। स्टेट कंट्रोल इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो स्टेट का पूरा कंट्रोल था हर एक सेक्टर पे, इसी वजह से हमारे प्राइवेट सेक्टर जो है वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट पॉलिसी जो आई थी वो IPR 1956 आई थी, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ठीक है, तो 48 के बाद हम 56 की बात कर रहे हैं। तो इट एम्फेसिस द नीड टू एक्सपेंड द पब्लिक सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने पे ज्यादा एम्फेसिस देती थी इन द लाइन्स विद द महाला नोबिस स्ट्रेटेजी। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में महाला नोबिस की स्ट्रेटेजी आई थी जो कि पब्लिक सेक्टर को स्पेंड करने पे ज्यादा एम्फेसिस करती थी। तो महाला नोबिस स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज फॉर अ रैपिड लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट। ठीक है, तो जो हमारी महाला नोबिस की स्ट्रेटेजी थी उसका मेन फोकस क्या था कि बेसिक या हैवी इंडस्ट्रीज पे हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए ताकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ मिल सके। ठीक है, चलिए It encouraged the separation of ownership and management in private industries and prevent the rise of a private monopolies। तो ये इनकरेज करती थी कि हमारे जो ओनरशिप या मैनेजमेंट है, जो सब कुछ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में कर रही है, वो ना करके प्राइवेट लोगों को उनकी मोनोपोलीज दी जाए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है,
उसको सेपरेट किया जाए, उसको अपने साथ मिक्स ना किया जाए, ताकि उसका भी डेवलपमेंट हो सके। इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अप अ लार्ज एंड ग्रोइंग कोऑपरेटिव सेक्टर। ये इस पे भी फोकस करती थी कि हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो ज्यादा बड़े हों या लार्ज हों, ठीक है। गवर्नमेंट रिवाइज इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ने अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में रिवाइज की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 लेके आई, ठीक है। इट प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क, तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, जो कि 1991 में आई, ठीक है। तो 1956 के बाद हमारी 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसके लिए ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है 1956 की पॉलिसी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं IPR 1977। तो अभी तक जो हमने पढ़ा 1956 वाली या 1948 वाली वो आपका रिजोल्यूशन था, ठीक है, लेकिन ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है। तो इट एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 है, इसका मेन फोकस किस पे था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे, ठीक है। मतलब हमारी जो छोटी इंडस्ट्रियां या फैक्ट्रीज हैं उनको डेवलप करने पर इसका मेन फोकस था। इट फर्दर प्रेस्क्राइब सर्टेन एरियाज फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और ये कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी सर्टेन एरियाज प्रोवाइड करती थी, जैसे कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करती थी, हाईटेक इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए जो है काफी एरियाज प्रोवाइड करती थी, ठीक है। इट एक्सपेंडेड द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर बाय इंक्लूडिंग एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स विद इन इट्स एम्बिट। तो ये पब्लिक सेक्टर के रोल को भी ज्यादा बढ़ा रही थी, एक्सपेंड कर रही थी, ठीक है। द पॉलिसी फेल टू रेस्ट्रिक्ट द बिग कंपनीज टू प्रोड्यूस ऑर्डिनरी आइटम्स, लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये फेल हो गई ये करने में कि जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं वो ऑर्डिनरी आइटम्स बना सके, ठीक है, जैसे कि वो फुटवियर बना सके, ठीक है, ब्रेड बिस्किट बना सके, विच आर प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सीधी सी बात है, जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के काम नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन इसका मेन फोकस था, जिसकी वजह से हमारी ये पॉलिसी भी फेल हो गई और जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो भी फेल हो गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉलिसी आई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 यानी 1980 में आई। तो पहली हमारी 1948 में आई, फिर हमारी 1956 में आई, फिर हमारी 1977 में आई, उसके बाद हमारी 1980 में आई और उसके बाद 1991 में आई, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 1980 में क्या कहा गया कि ये जो पॉलिसी थी ये इंट्रोड्यूस करती है फर्स्ट स्पॉट ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ये लिबरलाइजेशन की बात करती है, यानी रूल्स को हटाने की बात करती है, सच एज ग्रेजुअल प्राइस डीरेगुलेशन ऑफ सीमेंट एंड एल्यूमिनियम। द पॉलिसी एडवोकेटेड अ मोर कैपिटल इंटेंसिव पाथ। तो बाकी पॉलिसियां सोशलिस्ट थी, लेकिन ये कैपिटल इंटेंसिव की बात करती है। इन डूइंग सो इट रिजल्ट इन हर्टिंग द स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो इससे कहीं ना कहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज को तकलीफ भी हुई। ये कैपिटल इंटेंसिव पाथ की बात कर रही है, ठीक है। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट पॉलिसी आई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो दो पॉलिसीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हमारी 1948 वाली पॉलिसी जो फर्स्ट टाइम आई और दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है, जिसको हम NIP 1991 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहती है कि इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, इसने इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग का फीचर लाया, इसमें लिबरलाइजेशन की बात हुई, डी रेगुलेशन की बात हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, डी रिजर्वेशन एंड रिफॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए रिफॉर्म्स की बात हुई, MRTP एक्ट आया, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई। ये सारे एक्ट हम बाद में अगले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई कि हम फॉरेन से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, MRTP एक्ट आया, ये सारी चीजें आई। चलिए अब हम समझते हैं कि चार्जेस क्या क्या हुए IPR 1948 में। तो प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, डिस्प्लेसिंग एम्प्लॉयमेंट इन हैंडलूम्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद ओलिगोपोलिस्ट बिजनेस ग्रुप को बढ़ावा दिया गया। ओलिगोपोलिस्ट बिजनेस ग्रुप मैनिपुलेटेड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो इनको इनसे प्रोटेक्ट किया गया, कंपटीशन को, अननेसेसरी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कंट्रोल किया गया। तो ये सारे चार्जेस या चेंजेस आए। इसके बाद जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, एम्प्लॉयमेंट इन हैंडलूम्स में डिस्प्लेस किया गया और आपके ओलिगोपोली बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया ताकि हम कंपटीशन को प्रोटेक्ट कर सके, अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को कंट्रोल किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे IPR 1956 के। तो 1948 के बाद 1956 जो है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे।
तो सीधी सी बात है, उसका ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से था, इकोनॉमिक ग्रोथ से था, सोशलिस्ट पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करती थी, वो सोसाइटी की बात करती थी, स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए ये बात करती थी, पब्लिक सेक्टर की बात करती थी, इनकम और वेल्थ डिस्पैरिटीज की बात करती थी, हैवी मशीन एंड मेकिंग इंडस्ट्रीज की बात करती थी, प्राइवेट सेक्टर को भी लाने की बात हुई थी, इसमें लाइसेंसिंग की बात हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ IPR 1956। तो अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात हुई है, इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन की बात हुई है। तो इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने 3 शेड्यूल दिए हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में कहा गया है कि 17 इंडस्ट्रीज वेयर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो 17 इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिसपे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी, राज्य की होगी। 12 इंडस्ट्रीज वेयर ओपन टू बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, और 12 इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स के लिए ओपन की जाती हैं, बट द स्टेट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। लेकिन इन 12 इंडस्ट्रीज को स्टार्टिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारा स्टेट यानी राज्य रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सेक्शन सी, शेड्यूल सी की बात करें तो ऑल अदर इंडस्ट्रीज वेयर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, बाकी जो बची इंडस्ट्रीज हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन की जाएंगी, बट द स्टेट कुड अंडरटेक एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लेकिन स्टेट अगर चाहे तो किसी भी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अंडरटेक कर सकता है। ठीक है, चलिए तो 3 शेड्यूल्स लाए गए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 3 शेड्यूल्स किस पॉलिसी में लाए गए तो आपको याद होना चाहिए कि IPR 1956 में 3 शेड्यूल्स की बात की गई है कंपनी के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पब्लिक ओनरशिप की। तो इसमें पब्लिक ओनरशिप पे एम्फेसिस किया गया कि डेवलपमेंट हो सके पब्लिक ओनरशिप का, सोशलिज्म हो सके इंडस्ट्रियल सेक्टर का, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात की गई, ग्रोथ हो सके स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज की थ्रू क्रेडिट एंड अदर सपोर्ट मेजर्स। तो इनके लिए क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई जितनी भी छोटी या स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्रीज है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सके। रीजनल डिस्पैरिटी की बात की गई, द पॉलिसी एम टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज। तो रीजनल डिस्पैरिटीज जो डिफरेंसेस हैं उनको रिमूव करने की भी बात की गई इस पॉलिसी में। ठीक, चलिए तो अगर हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की बात करें तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जब आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको गवर्नमेंट से कुछ लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कहलाता है। तो इन इंडिया इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर एस्टैब्लिशिंग सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर हमें खोलनी है तो हमें सबसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, तो लाइसेंस क्या है? बेसिकली एक रिटन परमिशन है जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आ जाती है, उसकी लोकेशन आ जाती है, कौन सा आइटम मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्या हमारी कैपेसिटी होगी, ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट की भी बनाया गया है जिसको IDRA एक्ट बोलते हैं। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 गवर्न्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इन इंडिया। यही इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है इंडिया में। ठीक है, द सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस अप्रूव्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कमिटी। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कमिटी के द्वारा जो है लाइसेंस को अप्रूव किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिव्यू की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो अगर इसके रिव्यू की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज इवॉल्व थ्रू 3 मेन फेसेस। तो इसमें 3 फेसेस आए थे। एक आपका प्लान्ड या कंट्रोल्ड आया था 1970 तक का, उसके बाद लिमिटेड लिबरलाइजेशन की बात हुई थी 1980 में, और फिर 1990 में पोस्ट रिफॉर्म की बात हुई थी। बिगनिंग इन द अर्ली 1990s हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सारी चीज़ों की बात की गई थी 1990 के बाद। ठीक है, और अगर हम आगे की बात करें तो हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कुछ की एस्पेक्ट्स हैं यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ गए। ठीक है, तो हम सोसाइटी से कैपिटल की तरफ गए हैं, शिफ्ट हुए हैं, और हमने अपनी पॉलिसीज यानी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को लिबरल किया है, फ्री किया है, लोगों के से ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं की गई है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है? मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट आया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात की गई। सिंस 2020 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर लार्ज फर्म्स इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज या लार्ज फर्म्स के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात की गई 2020 से। ठीक है,
प्रोसीड्यूरल चेंजेस की बात की गई, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मेनी प्रोसीड्यूरल चेंजेस टू प्रमोट द मेक इन इंडिया एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एजेंडा। तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी इस चैप्टर में सारी चीजें आपको रटनी ही है, मतलब याद रखना है, ताकि आप भूले ना एग्जाम टाइम में। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commercebyharshita पे सेंड कर दूंगी, आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।